नमस्कार बच्चों, ज्योग्राफी ऑन मैप बाय मिश्रा जी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो है भूकंप, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बारे में जो है चर्चा करने वाले हैं। भूकंप क्या होता है? जब किसी ज्ञात या अज्ञात बाह्य अथवा अंतर्जात कारणों से पृथ्वी के भूपटल में तीव्र गति से कंपन पैदा होता है, उसे भूकंप कहते हैं। ठीक है। भूकंप जहां सर्वप्रथम आविर्भाव होता है उसे फोकस कहते हैं, भूकंप मूल कहते हैं, और जहां पर सर्वप्रथम लहरों का अनुभव होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न बनेगा भूकंप के क्या क्या कारण है। ठीक है, यहां से प्रश्न बनता है भूकंप के कारण। पहला, आगे यदि आप पेपर में लिखना चाहें तो इसे ऐसे क्रम से वैसे आप इसे वीडियो को रोक के और नोट कर लें और इसे लिख लें, तो इससे आप ऐसे ही पेपर में हूबहू अगर लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ठीक है। भूकंप के कारण, भूकंप का पहला सबसे महत्वपूर्ण कारण है ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया में जब तीव्र और वेगवती गैस और वाष्प धरातल के निचले भाग से बाहर प्रकट होने के लिए धक्के लगाती है तो भूपटल में अचानक ही जोरों से कंपन पैदा हो जाता है और भयंकर भूकंप का अनुभव किया जाता है। इसका सबसे, अगर आप इसको बड़ा करके लिखना चाहें तो इसका एक उदाहरण लिख दीजिए। जो 1883 में जो सुंडा जलडमरू मध्य में क्राकाटाओ द्वीप में जो भयंकर ज्वालामुखी का उद्भेदन हुआ था वो ज्वालामुखी क्रिया से ही हुआ था। ठीक है। भूपटल में दूसरा है भूसंतुलन से संबंधित समायोजन। तो प्रथम पर्वतीय भाग का अपर्दन के कारण नीचा होता है और उसका भाग में कमी होती है, और सागरीय भाग में लगातार जब निक्षेप बढ़ता जाता है तो वहां पे भार में वृद्धि होती है। तो सागर के नीचे से अचानक जो है मास मतलब पदार्थ जो है बहुत तेजी से संचलन करता है और पर्वतों के नीचे की तरफ भागता है, और ऊपर से जो पर्वत छटने लगते हैं वो ऊपर बढ़ने लगते हैं, खिसकने, मतलब पर्वतीय भाग जो है वो ऊपर उठने लगता है, और जब यह क्रिया बहुत तेजी से होती है उसे भूसंतुलन कहते हैं। ठीक है। 4 मार्च 1949 को हिंदू कुश का जो भूकंप था वो संतुलन मूलक भूकंप का ही तो एक उदाहरण है। ठीक है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है प्लेटों में गतिशीलता। देखना, अधिकांश जो भूकंप मूल है, भूकंप की घटनाएं हैं, वो प्लेटों के किनारे ही घटित होती हैं। ठीक है। प्लेटों के किनारे कौन कौन से होते हैं अभी हम ज्वालामुखी में आपको बताएंगे, वैसे यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहे हैं। रचनात्मक किनारे, विनाशी किनारे और संरक्षी किनारे। जहां पर रचनात्मक किनारे होते हैं, विनाशी किनारे होते हैं, संरक्षी किनारे होते हैं, वहां पर भूकंप की गतिशीलता बढ़ जाती है। जैसे रचनात्मक किनारों के बारे में अगर करें तो मध्य अटलांटिक प्लेटी जो होती है वो रचनात्मक किनारे का उदाहरण है। विनाशी प्लेटें जो होती हैं जैसे हिमालय, जो वलित पर्वत के जितने भी क्षेत्र है वो विनाशी प्लेटों के क्षेत्र है। ठीक है। संरक्षी प्लेटों की अगर हम बात करें तो संरक्षी प्लेटों में जो है ये कैलिफोर्निया वाला जो क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र जो है, तो यहाँ पर जब अचानक प्लेटों में गतिशीलता होती है तो जिससे कि अनायास ही अचानक भूकंप उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है वलन और भ्रंशन। वलन और भ्रंशन से जैसे कैसे जो है भूकंप की उत्पत्ति होती है। देखिए, जब चट्टानों में खिंचाव की शक्तियां कार्य करती हैं तो भूपटल में दरार का निर्माण होता है, और खिंचाव की क्रिया में शक्तियां दो विपरीत दिशाओं में कार्य करती हैं, जिस कारण धरातल सामान्य दरार और व्युत्पन्न दरार पैदा हो जाता है। और इसमें जब कोई स्थल भाग नीचे की ओर खिसक जाता है तो उसे रिफ्ट घाटी कहते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ जब बीच का भाग ऊपर उठ जाता है उसे हॉस्ट पर्वत कहते हैं, और दरार द्वारा निर्मित जो पर्वत जो होते हैं अवरोधिया ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। ठीक है। और जब यह क्रिया बहुत ही तीव्र गति से होती है तो यह ज्वालामुखी भूकंप को जो है जन्म देती है। अब इसका उदाहरण कौन सा है? इसका उदाहरण सबसे महत्वपूर्ण है 26 जनवरी 2001 को भुज गुजरात में जो भूकंप आया था उसमें क्या हुआ था, सतह के नीचे की दरारों के सक्रिय हो जाने के कारण ही आया था। ठीक है। अब भूकंप का जो है अगला जो कारण है पृथ्वी के अंदर गैसों का फैलाव। पृथ्वी के अंदर गैसों का फैलाव 5 नंबर का पॉइंट है। भूपटल के नीचे जब कभी किसी कारण से जल पहुंच जाता है तो अत्यधिक ताप के कारण जल वाष्प और गैस में बदल जाता है, और यह बहुत तेजी से भूपटल में टक्कर नीचे से मारता है, तो उससे भूकंप में जो धरातल में एकदम पृथ्वी में एकदम कंपन पैदा हो जाता है और भूकंप उत्पन्न हो जाता है। अगला पॉइंट है जलीय भार। जलीय भार में क्या होता है, अधिकांश भूगोलवेत्ता ये मानते हैं
कि जब जल की बहुत ज्यादा राशि एक जगह इकट्ठा हो जाती है, जैसे बांध बना दिए जाते हैं, तो अत्यधिक भार और दबाव के कारण जल भंडार की तली के नीचे स्थित हेर फेर होने लगता है, और जब यह बहुत ही तीव्रता से होता है तो यह भूकंप को जन्म देता है। अगला, अणु बमों का परीक्षण। जब मानवजनित भूकंप का मानवजनित कारण है। जब अणु बमों का परीक्षण करते हैं तो पृथ्वी में अचानक कंपन उत्पन्न हो जाता है, इससे भूकंप की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है भूकंपीय लहरें। भूकंपीय लहरों के बारे में अब हम चर्चा कर लें। भूकंपीय लहरों के बारे में बताते हैं। जब कभी भूकंप के दौरान भूकंप मूल से ऊर्जा विमुक्त होती है, उसे प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसमें 3 लहरें निकलती हैं। सबसे पहले पी वेव, जिन्हें प्राथमिक तरंगे पी वेव भी कहते हैं। इन्हें प्राइमरी, कंप्रेशनल और पी वेव तीनों नाम से जाना जाता है। ये सबसे तेजी से चलती हैं। ये 8 से 14 किलोमीटर पर सेकंड की गति से जो है वेग से चलती हैं। ठीक है, सिस्मोग्राफ स्टेशन पर सबसे पहले पहुंचती हैं। ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम से जो है यात्रा कर सकती हैं। ये तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। फिर इसके पश्चात है अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगों में लहरों की गति समकोण पर होती है। इन्हें द्वितीयक और गौड़ लहरें भी कहते हैं। इनकी गति 4 से 6 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, और ये तरल, सबसे बड़ी बात ये है, एस तरंगे जो होती हैं वो तरल पदार्थों से नहीं गुजर सकती हैं। इसके बाद है धरातलीय लहरें, एल वेव। ठीक है, इनकी गति 3 किलोमीटर पर सेकंड होती है। पी वेव की गति सबसे तेज होती है और सबसे ज्यादा विनाशकारी अगर तरंगे होती हैं तो एल तरंगे धरातलीय वेव होती हैं। ठीक है, अभी हम भूकंप का जो है वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। भूकंप का वर्गीकरण। ठीक है, भूकंप मुख्य रूप से वर्गीकरण यदि करें तो भूकंप को 2 भागों में बांटा गया है। ऐसे आप टेबल बना दीजिए, प्राकृतिक भूकंप और कृत्रिम भूकंप। ठीक है, प्राकृतिक भूकंप जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न होते हैं और कृत्रिम भूकंप जो मानव जनित होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक भूकंप मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। ज्वालामुखी भूकंप, भ्रंशमूलक भूकंप, संतुलन मूलक भूकंप और प्लूटॉनिक भूकंप। ज्वालामुखी की क्रिया से जो भूकंप आते हैं उन्हें ज्वालामुखी भूकंप कहते हैं। जैसे उदाहरण लिख देना, 1883 का क्राकाटाओ भूकंप। दूसरा भ्रंशमूलक भूकंप, जो 1872 का जो है भूकंप, ये जो है कैलिफोर्निया वाला जो भूकंप था, ये भ्रंशमूलक भूकंप था। संतुलन मूलक जो भूकंप है वो हिंदू कुश का भूकंप है। ठीक है, प्लूटोनिक भूकंप, वो भूकंप जो अत्यधिक गहराई पर जो है उत्पन्न होता है उसे प्लूटोनिक भूकंप कहते हैं, और ये 240 से 672 किलोमीटर की गहराई पर उत्पन्न होता है। ठीक है, अब हम भूकंप की उत्पत्ति का जो दूसरा वर्गीकरण है, जो गुटेनबर्ग और रिटर महोदय, इन्होंने भूकंप के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन किया है और इन्होंने भूकंप मूल की गहराई के आधार पर भूकंप को 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला साधारण भूकंप जो 0 से 5 किलोमीटर तक पर आता है। ये जो है अटलांटिक महासागर में जो है मध्य महाद्वीपीय कटक जो है वहां पे 0 से 5 किलोमीटर ये साधारण भूकंप आते हैं। और मध्यवर्ती भूकंप भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है, अत्यधिक मध्यवर्ती भूकंप जो है 50 से 250 किलोमीटर पे आते हैं, और अत्यधिक गहराई वाले जो भूकंप होते हैं वो 250 से 700 किलोमीटर की गहराई पर आते हैं। और ये अत्यधिक गहराई वाले भूकंप, जो हिमालय क्षेत्र के जो भूकंप आते हैं वो अत्यधिक गहराई वाले जो है भूकंप होते हैं। ठीक है, अब हम भूकंपों के विश्व वितरण के बारे में बातें कर लें। भूकंप का विश्व वितरण। भूकंप की मुख्य रूप से 3 पेटियां हैं। प्रशांत महासागरीय पेटी, इसमें 63% भूकंप आते हैं। मध्य महाद्वीपीय पेटी 21% भूकंप आते हैं, और मध्य अटलांटिक पेटी, इसमें अन्य भूकंप आते हैं। ठीक है, तो भूकंप, अब मैंने ये फिगर बनाया है, इस फिगर के माध्यम से आप समझ लीजिए। सबसे पहले प्रशांत महासागरीय पेटी। प्रशांत महासागरीय पेटी इसको बोलते हैं। ये देखिए, पश्चिमी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में होते होते दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र और इधर एशिया का पूर्वी क्षेत्र, ये जितना भी है ये जो है प्रशांत महासागरीय पेटी का। ऐसे आप फिगर बना दीजिएगा और बना दीजिएगा तो बहुत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये पेटी जो है मध्य महाद्वीपीय है। हिमालय जो क्षेत्र है ये मध्य महाद्वीपीय पेटी के क्षेत्र में आता है, और मध्य महाद्वीपीय पेटी का ये दूसरा क्षेत्र, ये भ्रंश जो अफ्रीका की घाटी है वहां भी चला जाता है। और तीसरा मध्य अटलांटिक पेटी। मध्य अटलांटिक पेटी ये अटलांटिक महासागर के बीचों बीच में है। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा जो भूकंप आते हैं ये विषुवत रेखीय क्षेत्र, सबसे ज्यादा भूकंप जो आते हैं वो विषुवत रेखा के क्षेत्र में आते हैं। उम्मीद करते हैं मित्रों, मुझे नहीं लगता है कि भूकंप टॉपिक से इससे ज्यादा कहीं क्वेश्चन उठने वाला है। ठीक है, भूकंप, एक प्रश्न बहुत अच्छा बनता है, भूकंप मापी जो यंत्र है सबसे पहले खोज कहाँ की गई थी? भूकंप मापी यंत्र की सबसे पहले खोज चीन में की गई थी और चंग हेग ने की थी। ठीक है, और ये जो है DSSB में आया हुआ क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे भूकंप मापी यंत्र का सबसे पहले खोज जो है चाइना में हुआ था। उसके बाद और पैमाने आए, रिक्टर पैमाना आया, ठीक है, मेर्केली पैमाना आया। ठीक है,
तो सर फ्रांसिस रिक्टर ने जो है खोज की इसके बारे में, भूकंपीय लहरों के अध्ययन के बारे में। तो बाकी चीजें जो है हम आपके अगले वीडियो में चर्चा करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपका ये प्रश्न अगर पेपर में आता है कि देखिए मैंने इसका प्रोजेक्ट जो है तैयार किया हुआ है, ये भूकंप किसे कहते हैं आ जाए, भूकंप के कारण जितने भी आ जाए आप ऐसे ही लिख दीजिए हूबहू, आपको बहुत ज्यादा नंबर मिलने की संभावनाएं है। भूकंपीय लहरें कौन कौन सी हैं और जो मैंने बताया है वो भी लिख दीजिएगा। भूकंप का वर्गीकरण बता दीजिएगा। भूकंप के वर्गीकरण के पश्चात फिर मैं सेकंड पेज पे जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें जो है मैंने जो है गुटेनबर्ग और रिटर के अनुसार भूकंप की गहराई के बारे में आप जान लीजिए। ये पूछेगा कि गहराई के आधार पर भूकंप को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक ये प्रश्न बन सकता है। दूसरा ये बनेगा कि हिमालय क्षेत्र में किस तरीके के भूकंप आते हैं, मध्य अटलांटिक पेटी में किस तरह के भूकंप आते हैं। फिर भूकंप का विश्व वितरण पूछेगा कि दुनिया में सबसे अधिक भूकंप कहाँ आते हैं, प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। फिर पूछेगा कि भारतीय भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र जो है कौन सी पेटी में है, मध्य महाद्वीपीय पेटी में है। तो ये ऐसे सारे प्रश्न बनेंगे, आप इन्हें अच्छे से पढ़िए समझिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और इतना याद रखें कि मैं आपको सारे टॉपिक अच्छे ढंग से समझाऊंगा और ये टॉपिक ऐसे नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे ऑथेंटिक किताब जिन्हें भौतिक भूगोल जो सविंद्र सिंह जी हैं और 2-4 डाटा है, एनसीईआरटी है, अच्छे डाटा सोर्सेज से ये जो है बनाया हुआ डाटा है। और आप इतना समझ लीजिए ये इतना ऑथेंटिक है कि इस पे कभी प्रश्न चिन्ह नहीं उठ सकता। आप इसको जैसे लिख के आएंगे एग्जामिनर जो है बहुत ही जो आपसे प्रभावित होगा और आपको अच्छे नंबर देगा। और ऐसे या फिगर भी बना सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, रखते हैं।